Assalamu alaikum students, this is lecture number 10 and in this unit we are going to discuss analysis modeling. So let's start with the basic objectives. एनालिसिस मॉडलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं देखें। इससे पहले हमने फेज जीरो देखा कि फेज जीरो में हम क्या करते हैं, हम फिजिबिलिटी देखते हैं कि प्रोजेक्ट को बनाना भी चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो एट द एंड हमारे पास एक फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट उसका आउटकम होता है। देन हमने देखा कि फेज जीरो में हम फेज जीरो के बाद हम फेज वन में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे मूव कर जाते हैं, जिसके एंड में हमारे पास एक कंप्लीट फुल फ्लेज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आता है जिसको आप एसआरएस कहते हैं। आफ्टर दैट फेज टू में आप प्लानिंग करते हो, जहाँ जिसमें आपने प्रोजेक्ट प्लानिंग पढ़ा, आपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स का रोल देखा कि किस तरह से वो एक्टिविटी नेटवर्क बनाते हैं, पॉट कैसे बनता है, कैसे मैनेज होती है, कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होगा, पैसिमिस्टिक टाइम क्या होगा। आफ्टर दैट कोडिंग पे मूव करने से पहले हम अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं, जिसके एंड में आपके पास एक कंप्लीट डिजाइन डॉक्यूमेंट आता है। तो अब हम उस पर बात करने जा रहे हैं जिसको आप एनालिसिस मॉडलिंग कहते हैं। सो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप डिस्क्राइब करते हैं कि कस्टमर को क्या रिक्वायर्ड है। इसमें आप बेसिस डिजाइन करते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। बेसिकली इन दिस analysis modeling, you define a set of requirements that can be validated once the software is built. तो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है वो। तो यहाँ आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, आपके पास सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता। Here you have diagrams as well to show the requirements. एक बहुत लंबा डॉक्यूमेंट इतना अच्छे से कभी कभी कोई चीज़ डिफाइन नहीं कर पाता जितना पर्टिकुलरली एक छोटी सी डायग्राम डिफाइन कर देती है। तो यही कॉन्सेप्ट है इसका जो हम आगे देखेंगे। अब एनालिसिस मॉडलिंग में आप करते क्या हो, अगर मैं सुपरफिशली देखूं तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडल क्या होता है और हम मॉडल करते क्यों है किसी चीज़ को। मॉडल इज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी। ठीक है ना, जैसे कि मैंने कहा एक बहुत लंबा सा डॉक्यूमेंट होता है आपके पास, बट जब आप उसको पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो बड़ा सिंप्लिफिकली आपको वो समझ आने लगता है और वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है आपके लिए। पिक्चर हमेशा ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है समझना। तो हम मॉडल करते क्यों हैं, हम मॉडल इस वजह से करते हैं, हम मॉडल्स इस वजह से बनाते हैं सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द सिस्टम वी आर डेवलपिंग। हम एक्चुअली क्या बनाना चाह रहे हैं उसको हम अच्छे से समझ सकें। हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को, कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स को मॉडल करते हैं बिकॉज वी कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड सच अ सिस्टम इन इट्स इंटायरिटी। हम इतना ज़्यादा लिख नहीं सकते जितना अच्छे से हम, हमारी पिक्चर चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती है। एक पिक्चर 10,000 बातों को एक्सप्लेन कर देती है और उन 10,000 बातों को अगर हम लिखना शुरू करें तो हम उनको इतना स्पेसिफिकली हर चीज़ को राइट नहीं कर पाते। तो तब इस वजह से हम मॉडल करते हैं। अब एनालिसिस मॉडलिंग का स्ट्रक्चर होता कैसे, ये वो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें पूरी एनालिसिस मॉडलिंग इनकॉर्पोरेट हो जाती है। और इसकी कोर क्या है, डाटा डिक्शनरी है। डाटा डिक्शनरी में क्या होता है, डाटा अबाउट डाटा, डाटा के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन, कि डाटा का डाटा क्या है, क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है डाटा को लेके। जैसे अगर मैं कहती हूँ नेम, तो अगर मेरा नेम सिर्फ दरक्षा नहीं है, मेरा नेम के बाद, मेरे नेम से पहले इंजीनियर लगता है, मेरे नेम के बाद सैयद लगता है, तो उस डेटा के भी डाटा होता है। ठीक है, उस डेटा के भी सब पार्ट्स होते हैं। अगर नेम है तो उस नेम का एक फर्स्ट नेम होगा, एक मिडिल नेम होगा, एक लास्ट नेम होगा। तो डेट और नेम जो डेटा है उसकी टाइप क्या है, उसकी टाइप स्ट्रिंग टाइप है। तो ये भी उस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और वो की एट्रीब्यूट है या मतलब उसको मैंडेटरी आपको उस डाटा को लिखना है या उसको डाटा को लिखना ज़रूरी नहीं है, वो डाटा मैंडेटरी है, नेसेसरी है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास किस में आती है, डाटा डिक्शनरी में आती है। फिर इस डाटा डिक्शनरी के अराउंड कुछ डायग्राम्स मूव करती हैं, कुछ मॉडल्स मूव करते हैं, इन विच वी हैव एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआरडीज जो कि आपने अगर डेटाबेस पढ़ा है तो उसमें ज़रूर देखी होंगी। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो कि को बताती हैं कि डाटा किस तरह से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव होता है, डाटा का फ्लो किस तरह से किसी भी मशीन की, किसी भी सिस्टम की स्टेट्स को चेंज कर देता है। देन वी हैव डाटा फ्लो डायग्राम कि डाटा किस तरीके से प्रोसेस होता है, डाटा का फ्लो क्या है, किस तरह से एंटिटी मतलब पर्टिकुलर पर्सन सॉफ्टवेयर में डाटा इनपुट देता है और फिर सॉफ्टवेयर उसको कैसे डील कर रहा है। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एनालिसिस मॉडलिंग, राइट। ओके, सो ये ई आर डीज, डी एफ डीज, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स, ये सब डाटा मॉडलिंग, फंक्शनल मॉडलिंग, और इसको हम बिहेवियरल मॉडलिंग कहते हैं। डाटा मॉडलिंग इस ई आर डी, फंक्शनल मॉडलिंग में आप डी एफ डीज बना रहे होते हैं, बिहेवियर मॉडलिंग में आप स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स बना रहे होते हैं।
Right. As I've already discussed, data dictionary क्या होती है? It is a repository that contains description of all objects consumed or produced by the software. ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट सॉफ्टवेयर कंज्यूम कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है डाटा के फ्लो के नतीजे में, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो जिस रिपोजिटरी में होती है उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं डाटा डिक्शनरी। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड, we have three diagrams surrounded by this core. Number one is ERD, then DFT, then STD. ERD क्या होती है? ERD आपको रिलेशनशिप बताएगा ऑब्जेक्ट्स के बीच। डेटा फ्लो डायग्राम्स क्या होगी? एज द नेम डिपेक्ट्स के इट शोज हाउ डेटा इज ट्रांसफॉर्म्ड एज दे मूव थ्रू द सिस्टम। सिस्टम से डेटा जब ट्रांसफॉर्म होता है तो वो किस तरीके से चेंजेस लाता है सिस्टम में, और वो किस तरीके से फंक्शंस प्रोड्यूस करता है, किस तरीके से डेटा एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी के बीच मूव होता है और सिस्टम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स क्या होती हैं कि वो ये बताती हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस में जब भी कोई एक्सटर्नल इवेंट अकर होता है तो उसके बाद सिस्टम की एक स्टेट दूसरी स्टेट में जब चेंज होती है तो वो क्यों चेंज हो रही है और डाटा किस तरह से फ्लो करता है कि सिस्टम अपनी स्टेट को दूसरी स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर वन, डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग क्या है? डाटा मॉडलिंग बेसिकली अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि डाटा के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, डाटा के एट्रीब्यूट्स क्या, कैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट के बीच क्या रिलेशन है, इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम डाटा मॉडलिंग करते हैं और हम क्या बनाते हैं? ईआरडीज बनाते हैं। ईआरडी डिफाइन करती है हर वो डाटा जो कि एंटर हुआ, स्टोर हुआ और ट्रांसफॉर्म हो गया या प्रोड्यूस कर दिया आपकी एप्लीकेशन में। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है, वो क्लास में इनरोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या है आपके पास? स्टूडेंट एक एंटिटी है, एक एंटिटी आपकी क्लास होगी। स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। अब स्टूडेंट और क्लास के बीच रिलेशन क्या होगा कि स्टूडेंट उस क्लास में इनरोल्ड हुआ। ठीक है, तो इनरोल्ड को आप इस डायमंड शेड से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट और क्लास जो कि कोई एंटिटीज हैं पर्टिकुलर, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इस रेक्टेंगल शेप से, और इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप इस शेप से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ये डायग्राम मैंने किस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए बनाई है? ये डायग्राम मैंने यूज करते हुए बनाई है विजियो को। ठीक है, विजियो में हम ये डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। अब ये डायग्राम्स विजियो में कैसे ड्रॉ हुई है वो हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। यहाँ बस हम सुपरफिशियली ये देख रहे हैं कि ईआरडी, डीएफडीज और एसटीडीज बेसिकली होती क्या है और इनका पिक्चर, इनका व्यू कैसा होता है। ठीक है, एक दफा आप ये देख लेंगे आपको सुपरफिशियली पता चल जाएगा अच्छा हमें ये चीजें डिस्कस करनी है, ये हम ड्रॉ कर रहे होंगे, उनका ओवरऑल व्यू कैसा होता है। देन वील गोना डिस्कस कि हम एक्चुअली इनको बनाते कैसे हैं। ठीक है, सो लेट मी क्लियर आउट दीज ड्राइंग्स। राइट, सो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम ई आर डी बना रहे हैं। ईआरडी में एक बेसिक एग्जांपल है कि एक स्टूडेंट क्लास में इनरोल्ड हो रहा है तो उसकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कैसी होगी? वो ऐसी होगी कि हमारे पास, जब मैं स्टूडेंट के क्लास में इनरोल होने की बात कर रही हूँ तो मैं कितनी एंटिटीज की बात कर रही हूँ कि एक स्टूडेंट है वो एक एंटिटी और दूसरी एंटिटी मेरे पास है क्लास। तो सबसे पहले आप दो एंटिटीज को ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे कि भाई मेरे पास इसमें दो एंटिटीज होंगी, और मैंने कहा कि वो स्टूडेंट क्लास में इनरोल हो रहा है तो स्टूडेंट का क्लास से रिलेशन क्या होगा? इनरोलमेंट का रिलेशन होगा। ठीक है, तो इनरोलमेंट का रिलेशन है तो रिलेशनशिप जो आपने इन दोनों के बीच बनाया उसको आपने लेबल कर दिया इनरोल्ड, दैट दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज गोइंग टू इनरोल इन अ पर्टिकुलर क्लास। राइट, अब स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स में आप उसका नेम लिख सकते हैं, उसका रोल नंबर लिख सकते हैं, उसका डिपार्टमेंट लिख सकते हैं, उसका जेंडर भी हो सकता है। ठीक है ना? ठीक है, और उसका फादर नेम भी हो सकता है, उसका एड्रेस भी हो सकता है। ठीक है, आप उसके एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में है वो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। अब क्लास की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कि क्लास में मैक्सिमम इतनी एनरोलमेंट्स हैं, क्लास की आईडी ये है, इस क्लास में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये क्लास किस फ्लोर पे प्रेजेंट है, फ्लोर नंबर क्या है। ठीक है ना, क्लास के भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से आप ईआरडी बनाते हैं जिसमें आप दो एंटिटीज के बीच का रिलेशन बताते हैं और उन एंटिटीज के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी उनके साथ मेंशन करते हैं। ठीक है, ये बेसिक आइडिया। अब जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं फंक्शनल मॉडलिंग क्या होती है। फंक्शनल मॉडलिंग, अब फंक्शन मॉडल और फंक्शन मॉडल, फंक्शनल मॉडल इज अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शंस के सॉफ्टवेयर में बेसिकली एक्टिविटीज क्या है, उन एक्टिविटीज पे एक्शन क्या होने हैं, क्या प्रोसेसेस होंगे या ऑपरेशंस कैसे होंगे।
सो विद इन द मॉडल सिस्टम और सब्जेक्ट एरिया, अब हम फंक्शनल मॉडल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम फंक्शनल मॉडल्स को डीएफडीज की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा डायग्राम्स क्या होती हैं, उनकी नोटेशंस क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या नोटेशंस यूज करते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल एंटिटी है, मतलब एक्सटर्नल एंटिटी या तो कोई प्रोड्यूसर होगा या फिर कोई कंज्यूमर होगा। प्रोड्यूसर मीन्स जो डाटा में इनपुट दे रहा है, कंज्यूमर मीन्स डाटा के आउटपुट को यूटिलाइज कर रहा है। अब प्रोड्यूसर या कंज्यूमर कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, कोई भी सेंसर हो सकता है। डाटा मस्ट ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम सॉफ्टवेयर। हमेशा डाटा या तो कहीं ना कहीं से आएगा आपके पास, आपके सिस्टम में या आपके सॉफ्टवेयर में, या फिर आपका आप जो डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कोई ना कोई पर्सन या कोई सिस्टम यूटिलाइज कर रहा होगा। The second notation we're going to use is process. डाटा जो है, जब भी इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट होता है तो उसके बीच कोई ना कोई प्रोसेस होता है। जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपके बात बताई जाती है कि भाई 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले इनपुट आएगा, देन वो प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट में कन्वर्ट होगा। तो जैसे कि आपके पास आप ट्रेक्सेस कंप्यूट कर रहे हैं, कोई एरिया डिटरमाइन कर रहे हैं, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रिपोर्ट्स को फॉर्मेट कर रहे हैं, ग्राफ डिस्प्ले हो रहे हैं आपके पास, तो डाटा मस्ट ऑलवेज बी प्रोसेस्ड इन सम वे टू अचीव सिस्टम फंक्शन। द सेकेंड वन इज प्रोसेस, द थर्ड वन इज डेटा फ्लो। देखिए डाटा जब तक फ्लो नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा, तो डाटा हमेशा फ्लो करेगा सिस्टम में, बीइंग एज इनपुट एंड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट, जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके पास इनपुट आया बेस और हाइट, उसके बाद आपने इसको प्रोसेस करके क्या आउटपुट आ गया आपके पास। ये तो ये जो फ्लो ऑफ डाटा है ना, ये एरोज से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव डाटा स्टोर। डाटा हमेशा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, जैसे जिसको आप डेटाबेस भी कह सकते हैं, क्योंकि बाद में हमें डाटा को यूटिलाइज करना होता है। फॉर इंस्टेंस जैसे आपके पास सेंसर नंबर था, आ गया आपके पास, रिपोर्ट जो रिक्वायर्ड थी वो आ गई। अब इस रिपोर्ट में आपने वो पर्टिकुलर सेंसर नंबर ढूंढा और आपने बोला कि जो सेंसर का डाटा आपको चाहिए था उसका सेंसर नंबर ये है, उसकी टाइप ये है, उसकी लोकेशन ये है, वो इतना पुराना है, ठीक है। तो आपके पास सेंसर नंबर और रिपोर्ट तो आपके पास आ गई कि मुझे इस सेंसर नंबर को ढूंढना है और इसकी मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो ये सेंसर नंबर आपको इनपुट हो गया, लेकिन इस सेंसर नंबर की जो इन्फॉर्मेशन है कि वो किस टाइप का है, उसकी लोकेशन क्या है और वो कितना पुराना है, आपको कहाँ से मिलेगा? डाटा स्टोर से। ये वो डाटाबेस है जिसको आप दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक डाटाबेस है जिसमें सेंसर का सारा डाटा है, जिसमें आपने जो सेंसर नंबर यूजर ने इनपुट दिया था वो पास करवाया। जैसे ही इस डाटाबेस में वो सेंसर नंबर किया, डेटाबेस में सर्च हुआ कि इस सेंसर नंबर का कोई सेंसर प्रेजेंट है, तो उसको वो सेंसर नंबर मिल गया। तो उस सेंसर नंबर के अगेंस्ट उस रॉ में जो उस सेंसर की टाइप, लोकेशन और एज मेंशन थी वो उसने रिटर्न कर दी इस फंक्शन को। और इस फंक्शन में आउटपुट ने वो सेंसर नंबर जो आपने इनपुट दिया है उससे रेलिवेंट, उसके अगेंस्ट जो उसकी इन्फॉर्मेशन थी वो आउटपुट में डिस्प्ले हो गई। तो हमेशा हमें डाटा फ्लो को, जब भी डाटा फ्लो की बात आती है, हमारे पास डाटा स्टोर जरूर होना चाहिए ताकि उसमें से लेटर यूज के लिए हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो ये वो सारी नोटेशंस थी जो हम यूज कर रहे होंगे। अब इनको अप्लाई करने से पहले बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि डीएफडी बनाने के रूल्स क्या हैं। डीएफडी बनाने के रूल्स ये हैं कि जितने भी आइकन्स आपके पास हैं वो सब मीनिंगफुल नेम से लेबल हो। जैसे अगर एक स्टूडेंट है जो कि आपके सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा होगा, तो आप ये ना लिख दें एस, या तो आप एस टी डी लिखें कि स्टूडेंट है, या आप प्रॉपर, सबसे बेस्ट तो ये है कि आप प्रॉपर स्टूडेंट का फुल नेम लिखें ताकि समझ आ जाए कि स्टूडेंट है, ठीक है। अगर आपके पास 5 एंटिटीज हैं, 5 एक्सटर्नल एंटिटीज हैं जिसमें कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई आपके पास नेटवर्क इंजीनियर है, और कोई आपके पास कोई आपके पास ले लेते हैं इसकी एग्जांपल हम एक्सक्यूए टीम है, ठीक है। अब ये आपके पास 5 एंटिटीज हैं जो आपके प्रोजेक्ट में इनपुट दे रही होंगी या आपके सॉफ्टवेयर में इनपुट दे रही होंगी। तो आप ऐसा नहीं कर दें कि इसको ऐसे लेबल कर दें कि T1, T2, T3, T4। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपको पर्टिकुलरली लेबल करना है कि ये मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ये मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये मेरा नेटवर्क इंजीनियर है, ये मेरा एसक्यूए लीड है, ठीक है। हमेशा प्रॉपरली लेबल करना है, पहली बात। दूसरी बात, पहली हो गई, दूसरी बात, द डीएफडी इन्वॉल्व थ्रू अ नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ डिटेल्स। डीएफडी में, डीएफडी हमेशा नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ डिटेल्स में होती है। अब इसका क्या मतलब है? जब हम आगे लेवल 0 के बाद लेवल 1 बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में देखा था कि एक यूजर रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा फिल्टर हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह एक डीएफडी का फंक्शन बहुत ज्यादा फिल्टर हो सकता है। बिकॉज यू ऑलवेज नो कि जब हमारे पास एक फंक्शन होता है तो उसके अंदर मल्टीपल सब फंक्शंस के चांसेस हमेशा होते हैं,
ठीक है। तो ऑलवेज बिगिंस विद अ कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम विच डिपिक्ट्स द सिस्टम एज अ सिंगल बबल। जब भी आप डीएफडी बनाना शुरू करें ना, तो उसको हमेशा कॉन्टेक्स्ट लेवल से बनाएं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लेवल कहूँ या लेवल जीरो कहूँ, बात एक ही है, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। कॉन्टेक्स्ट लेवल का मतलब ये होता है कि अभी आप सिस्टम के फंक्शंस को कुरेद नहीं रहे, अभी आप पूरे सिस्टम को एज अ सिंगल बबल ट्रीट कर रहे हैं। ये आपका पूरा इंटायर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, जिसमें भले 10,000 फंक्शन हो, आप उसको नहीं बताएंगे, आप बस ये बताएंगे कि ये मेरा इंटायर सिस्टम है। इससे मेरे इसमें जो है एक कस्टमर इनपुट देगा और ये सिस्टम मेरे क्लाइंट को आउटपुट दिखा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेवल जीरो आप बनाते हैं, जिसमें आप सिस्टम को ऑन द होल बता रहे होते हैं। ऑलवेज शो एक्सटर्नल एंटिटीज एट लेवल जीरो। लेवल जीरो पे हमेशा एक्सटर्नल एंटिटी, ये जो कस्टमर होगा और ये जो क्लाइंट होगा ना, ये सब एक्सटर्नल एंटिटीज हैं। और ये जो सिस्टम मैंने लिखा है, ये क्या है? ये बबल है जो कि बता रहा है कि ये पूरा सिस्टम है। ऑलवेज लेबल डाटा फ्लो एरोज। ये जो डाटा फ्लो एरोज है ना, इसको हमेशा लेबल करें। जैसे ये कस्टमर से जो सिस्टम में इंफॉर्मेशन जा रही है ना, उसको आप लेबल करेंगे। पहले कस्टमर बेसिक इन्फो डालेगा, फिर कस्टमर टैक्सेस डालेगा, और जो ये सिस्टम क्लाइंट को शो करा रहा है वो भी लेबल करें कि क्लाइंट को सिस्टम ने रिपोर्ट शो कराई है। इस एरो को भी लेबल करें, हर चीज को लेबल करें। चलें, ये भी हो गया। डू नॉट रिप्रेजेंट प्रोसीजरल लॉजिक। कोई भी प्रोसीजरल लॉजिक ना रिप्रेजेंट करें, सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें जिसको नॉर्मल बंदा समझ सके। प्रोसीजर ना बताएं। A data store cannot be connected either to another data store or to an external entity. Data कभी भी ना किसी एक्सटर्नल एंटिटी से कनेक्ट होगा, ना फिर किसी और डेटा स्टोर से कनेक्ट हो जाएगा। डेटा स्टोर ये होता है ना, जिसमें आपका डाटा, जैसे सेंसर डाटा लिखा हुआ है, सेंसर डाटा स्टोर है, वो हमेशा सिस्टम के किसी ना किसी फंक्शन से जाके कनेक्ट होगा। ठीक है, डाटा स्टोर, आई एम रिपीटिंग, किसी ना किसी फंक्शन से जाके कनेक्टेड होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक डाटा स्टोर दूसरे डाटा स्टोर से कनेक्ट हो जाए, या एक डाटा स्टोर किसी एक्सटर्नल एंटिटी से कनेक्ट हो जाए। डाटा हमेशा सिस्टम के थ्रू कस्टमर तक पहुंचेगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा। तो ये वो रूल्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए, और डीएफटी जब बनाएं तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए बनाएं। जहां ये रूल्स वायलेट होगा, आपको डीएफटी आपकी मतलब गलत है। चलो, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसकी हम डीएफडी बनाएंगे। ड्रॉ अ लेवल डीएफडी फॉर क्विज सॉफ्टवेयर जनरेटिंग डिफरेंट क्वेश्चन। तो ये एक क्विज सॉफ्टवेयर है आपके पास। क्या सॉफ्टवेयर है? एक क्विज सॉफ्टवेयर है जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस जनरेट करेगा वो, एंड प्लेसिंग इट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। अब वो स्टूडेंट के सामने आ जाएंगे, एंड द स्टूडेंट इज आंसरिंग द क्वेश्चन। फिर स्टूडेंट क्या करेगा? क्वेश्चन को आंसर करेगा, एंड एट द लास्ट द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। फिर आखिर में क्या होगा? रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब कभी भी आप डायरेक्टली वीडियो पे जाके डायग्राम बनाना शुरू नहीं कर देंगे, हमेशा रफ वर्क करेंगे। तो आपने रफ वर्क क्या करा? सबसे पहले आपने देखा कि क्विज इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है और हमें लेवल जीरो डीएफडी बनानी है। लेवल जीरो यानी कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी बनानी है। तो हमें क्या था उसका रूल, कि आपको एक सिंगल बबल चाहिए लेवल जीरो के लिए, तो आपने सिंगल बबल बना दिया। और ये जो सिंगल बबल है, ये किससे लेबल होगा? मेन जो नाम आप देना चाह रहे हैं, तो इस सॉफ्टवेयर को मैं नाम दे देती हूँ क्विज सॉफ्टवेयर। ये पेपर पे आप रफ वर्क कर रहे होंगे, एक्चुअली बनाने से पहले सबसे पहले आपको रफ वर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए। अब ये क्विज सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? डिफरेंट क्वेश्चंस जनरेट कर रहा है। तो आपने कहा अच्छा भाई, ये डिफरेंट क्वेश्चंस जनरेट करेगा, और जैसे कि मैंने कहा हर एरो को लेबल करना है, तो यहाँ पर भी आप लेबल करेंगे कि क्वेश्चन जनरेट कर रहा है। इसने किसी पर्टिकुलर नंबर का क्वेश्चन जनरेट करा, जो कि कौन पिक करेगा? स्टूडेंट पिक करेगा। तो एक स्टूडेंट है, स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसने पिक कर लिया। आई एम सॉरी अबाउट माई बैड राइटिंग। तो प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ द फ्रंट। फिर क्या होता है? स्टूडेंट आंसर करेगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन को उसने सिलेक्ट करा, फिर क्वेश्चन को उसने क्या कर दिया? आंसर कर दिया। ठीक है, द क्वेश्चन एंड द लास्ट रिजल्ट्स विल बी डिस्प्लेड ओके इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर वो सिलेक्ट करके स्टूडेंट क्या करता है? क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट करेगा और उसको बोल देगा कि भाई ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन वो क्वेश्चन उसके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा, फिर उसको आंसर करेगा। फिर आंसर करने के बाद सिस्टम उस आंसर को चेक करेगा, और उसके पास क्या आ जाएंगे? रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसको और नीट करके बनाती हूँ। देखें, स्टूडेंट ने आपके पास रिसीव करा एक क्वेश्चन नंबर। फिर उस क्वेश्चन नंबर को जब रिसीव कर लिया, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का उसके पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा? टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। देन जो भी क्वेश्चन का टेक्स्ट है, उसका वो क्या करेगा? आंसर टाइप करके सेंड कर देगा। जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर उस आंसर को रिसीव करेगा, आंसर को चेक करेगा,
और उसका क्या सेंड कर देगा, रिजल्ट स्टूडेंट को सेंड कर देगा कि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं और इतने गलत हैं। ये तो हो गई बिल्कुल सुपरफिशियल अप्रोच, जिसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, लेवल 0 DFG। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम और सोचेंगे कि हम लेवल 1 DFD कैसे बनाएं। लेवल 1 DFD बनाने के लिए आपको बहुत सारा ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत है कि आप सोचें, ज्यादा से ज्यादा सोचें। अब देखें, आपको ये सोचना है कि आपके पास एक्सटर्नल एंटिटी क्या है, आपके पास फंक्शंस क्या है और आपके पास डेटा स्टोर्स क्या है। ये तीन चीजें आपको सोचनी है जब आप लेवल 1 बनाना चाहें। तो एक्सटर्नल एंटिटी क्या है, ऑब्वियसली एक ही है, जो कि क्या है, आपका स्टूडेंट। तो वो आप रफ वर्क में लिख लेंगे क्योंकि भाई मेरी जो एक्सटर्नल एंटिटी है वो स्टूडेंट है। अब फंक्शंस क्या होंगे, कि फंक्शंस क्या होंगे कि क्वेश्चंस जनरेट हो और जो भी आंसर यूजर सेंड करता है वो रिकॉर्ड हो जाए और फिर क्या हो, रिजल्ट इवेल्युएट हो जाए। डेटा स्टोर्स क्या होंगे कि पूरा क्वेश्चन बैंक आपका एक जगह सेव हो, जिसमें से आप क्वेश्चंस को मैच करेंगे, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। अब वो सारे क्वेश्चंस का कोई ना कोई करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर एक जगह स्टोर हो। और स्टूडेंट के आंसर जो आपके राइट भी हो सकते हैं और रॉन्ग भी हो सकते हैं, जिनसे उन करेक्ट आंसर्स को मैच करना है, वो स्टूडेंट के आंसर्स भी आपके पास एक डाटा स्टोर में जाके सेव होते जाएं। तो एक दफ़ा आप बहुत इंटेलिजेंटली ये सब लिख लेंगे ना, ये सब अपना रफ वर्क एक जगह बना लेंगे, तो फिर आपके लिए डीएफडी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। अब ये डीएफडी हम इसके यूनिट नंबर 2 में बनाएंगे। तब तक आप खुद इस पे रफ वर्क करके रखें ताकि आप मैच कर सकें कि मैंने जो सोचा और मैडम ने जो बनाया उसमें क्या फर्क है। ठीक है। अभी हम मूव करें बिहेवियर मॉडलिंग पे। बिहेवियर मॉडलिंग में आप स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देखते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि सिस्टम का बिहेवियर उसकी स्टेट्स को कैसे बताता है, वो क्या इवेंट्स हैं जिससे सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है, वो क्या एक्शंस हैं जो कि हमें किसी कॉन्सिक्वेंस में लेने हैं ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है। तो यहाँ जो आप नोटेशंस यूज कर रहे होंगे उसमें आपके पास 4 थिंग्स हैं। नंबर 1 इज स्टेट, नंबर 2 इज स्टेट ट्रांजिशन, नंबर 3 इज इवेंट एंड नंबर 4 इज एक्शन। स्टेट क्या है, जो भी ऑब्जर्वेबल सर्कमस्टेंसेज हैं। ट्रांजिशन क्या है कि जब आप एक से दूसरी स्टेट में मूव हो जाते हैं। इवेंट क्या है, कौन सा ऐसा अकरेंस होती है जिसकी वजह से स्टेट कोई प्रिडिक्टेबल बिहेवियर करे। एक्शन क्या है, वो प्रोसेस है जो कि किसी कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में हुआ और कोई ट्रांजिशन हो गई, स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, वो एक्शन है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। कंसिडर करें हमारे पास एक XYZ प्रोजेक्ट है विच हैज़ अ टाइप ऑफ सेंसर टू मेजर एयर टेम्परेचर। ठीक है। ये जो XYZ प्रोजेक्ट है ये टेम्परेचर को, एयर टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। The sensor continuously sends out one of the three signals, high, normal, low. ठीक है। इसके पास 3 सिग्नल्स हैं। If the temperature signal is high, अगर टेम्परेचर का सिग्नल हाई होता है तो फिर एसी टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम है तो हीटर बढ़ ऑन हो जाएगा। सो द एयर कंडीशनर स्लैश हीटर इज टर्न ऑफ व्हेन द टेम्परेचर इज नॉर्मल। अब जब टेम्परेचर नॉर्मल है तो ना एयर कंडीशन चलेगा और ना हीटर वाला मोड चलेगा। ठीक है, कोई सा भी मोड काम नहीं करेगा। सो अब इसकी हमें क्या बनानी है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है। चलें इसकी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देखते हैं। देखिए आपको ये पता है कि मेरे पास हाई, नॉर्मल, लो के बाद 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स हैं। एक तो ये होगा कि या तो एयर टोटली बंद रहेगा, वो ना तो जो है टेम्परेचर हाई है ना टेम्परेचर लो है, तो वो दोनों कंडीशंस, इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हीटर भी ऑफ रहेगा और एयर कंडीशन भी ऑफ रहेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि हीटर ऑफ हो जाए, एयर कंडीशन ऑन हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हीटर ऑन हो जाए और एयर कंडीशन ऑफ हो जाए। सबसे पहले तो आप इसकी क्या डिफाइन कर लेंगे, ये तीनों स्टेट डिफाइन कर लेंगे कि ये 3 पॉसिबल स्टेट्स हैं। अब बनाना है कि वो ट्रांजिशंस जो किसी नतीजे में हो रही है। पहला क्या है कि अब यहाँ अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, तो अगर यहाँ पर मेरा टेम्परेचर नॉर्मल है तो मैं इसी स्टेट पे रहूंगी, क्योंकि ये स्टेट नॉर्मल टेम्परेचर के नतीजे में आएगी कि दोनों हीटर भी ऑफ है और एयर कंडीशन भी ऑफ है। तो यहाँ मैं नॉर्मल रहूंगी। ठीक है, यहाँ मैं नॉर्मल रहूंगी और ये एप्सिलॉन बता रहा है डोंट केयर। अब कोई भी एक्शन इसके अगेंस्ट परफॉर्म हो तो डोंट केयर है। हाँ, अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के नतीजे में क्या होगा। देखिए अगर नॉर्मल रहता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इसी स्टेट में रहना है। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो आपको क्या करना है, एसी ऑन करना है। तो टेम्परेचर हाई करने के नतीजे में जो आपको एक्शन परफॉर्म करना है वो क्या है कि एसी को ऑन कर दें। और जब एसी ऑन हो जाएगा तो आप इस स्टेट में आ जाएंगे। तो इस वजह से इस एरो को मैंने इस स्टेट से कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
अच्छा, अब हाई की बात कर ली, अब नॉर्मल की भी बात कर ली, अब हम बात करते हैं लो की। हाई तो हो गया, व्हाट इफ के अगर लो हो जाए, जब टेम्परेचर लो होगा तो हमें एसी ऑन नहीं करना, फिर हमें क्या ऑन करना है, हीटर ऑन करना। तो हम इस स्टेट पे आ जाएंगे। अच्छा, हाई नॉर्मल लो सारी पॉसिबिलिटीज हो गई इस स्टेट की। अब हम दूसरी स्टेट पे देखेंगे। इस स्टेट पे अगर मैं हाई की बात करूं तो हाई तो हो गया, अब मुझे बात करनी है नॉर्मल की। अगर मेरा हीटर ऑफ है और एसी ऑन है और टेम्परेचर हो जाता है नॉर्मल, तो हीटर तो ऑफ ही है, अब मुझे एसी को भी ऑफ करना है। तो वो कौन सी स्टेट है जिसमें हीटर भी ऑफ हो और एसी भी ऑफ हो, ये स्टेट है। तो जैसे ही मेरा टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो मुझे उसके अगेंस्ट क्या एक्शन परफॉर्म करना है, कि अपने एसी को ऑफ कर देना है। और फिर देखनी है कि मेरे पास ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें हीटर भी ऑफ है और एसी भी ऑफ है, ये वाली स्टेट है, तो इससे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगी। अच्छा, इसमें हाई हो गया, हाई हो गया, नॉर्मल हो गया। अगर मैं इसमें टेम्परेचर को बढ़ाऊं, इसी स्टेट में रहते हुए टेम्परेचर को और बढ़ाऊं, तो क्या होगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एसी ऑन ही रहेगा ना, तो मैं इसी स्टेट पे रहूंगी। तो मैं यहाँ लिख दूंगी कि अगर यहाँ पे मजीद इस स्टेट में अगर मैं हाई करूं, तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं करना, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना, आपको इसी स्टेट में लूप बैक करते जाना है। ठीक है, अब हम इस स्टेट पे आते हैं। अगर आपका हीटर ऑन है और एसी ऑफ है और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो फिर आपको कैसी स्टेट में जाना है, जिसमें हीटर भी ऑफ हो और एसी भी ऑफ हो, तो वो स्टेट ये है। तो आप कहते हैं कि अगर मेरा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो मुझे हीटर को ऑफ कर देना है, तो वो स्टेट ये है। तो मैं लिखूंगी कि अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो आप हीटर को उसके नतीजे में ऑफ कर दें। आपका एक्शन ये होगा कि आप हीटर को ऑफ कर दें और इस स्टेट में आ जाए। अच्छा, लो, अगर आपका एसी ऑफ है और हीटर ऑन है और आपका टेम्परेचर लो हो जाता है, तो आप क्या करेंगे कि कुछ भी नहीं करेंगे, इसी स्टेट में रहेंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर लो होगा तो आपको हीटर को ऑन ही रखना है। हाँ, आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं लेकिन उसको ऑन ही रखना है। ठीक है, तो ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है जिसमें आप करते क्या है, सबसे पहले स्टेट डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेट्स बना दी आपने। लेट मी चेंज द कलर। सबसे पहले आपने स्टेट्स बना दी कि ये एक दो तीन स्टेट्स होंगी, या तो दोनों ऑफ मोड्स ऑफ रहेंगे, या तो हीटर का मोड ऑफ हो जाएगा और एसी का मोड ऑन हो जाएगा, या फिर हीटर का मोड ऑन हो जाएगा और एसी का मोड ऑफ हो जाएगा। फिर आपने हर स्टेट पे पॉसिबिलिटीज लगा के देखी कि जब दोनों ऑफ हैं तो हाई कर दूं टेम्परेचर तो क्या होगा, टेम्परेचर को नॉर्मल कर दूं तो क्या होगा, और टेम्परेचर को लो कर दूं तो क्या होगा। ठीक है, फिर आपने वही काम हर एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए किया और ट्रांजिशंस बता दी कि अगर हाई करें तो ये एक्शन होगा, नॉर्मल कर दूं तो ये एक्शन होगा, लो कर दूं तो ये एक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स बना रहे होंगे। हम इसके नेक्स्ट यूनिट में इसकी और भी एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, एज आई सेड अर्लियर कि ये लेक्चर, ये पर्टिकुलर लेक्चर एक ओवरव्यू है जिसमें आपको पूरा पता चल जाए कि एनालिसिस मॉडलिंग में डेटा मॉडलिंग ईआरडी के लिए होती है, फंक्शनल मॉडलिंग में डीएफडीज होती हैं और बिहेवियर मॉडलिंग में एसटीडीज होती हैं। आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर understanding the basic concept of analysis modeling. Thank you so much for today, for this video. We're going to discuss this in more detail in the next unit. Thank you so much. Allah Hafiz.